एक दिन हमारा जो पहला ऐसा सीन था जिसमें उन्होंने मुझे किस करना था और मैंने सीन में उनको थप्पड़ मारना था, लेकिन हुआ ये कि डायरेक्टर ने एक्शन नहीं कहा, दीपक जी ने एक्शन नहीं बोला और करण कुंद्रा ने मुझे किस किया, इस वजह से मैंने उनको थप्पड़ मारा। क्योंकि बिना किसी की मर्जी के आप किसी को हाथ नहीं लगा सकते। उन्होंने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा। तो ये करण का पहला ऐसा इंसिडेंट था या उससे पहले भी कभी उन्होंने कोशिश की? And thank you for the kiss scenes. लेकिन मुझे उनके हाव भाव से और हर चीज से ये बात क्लियरली समझ में आ गई थी कि वो मुझ में इंटरेस्टेड है। अभी भी लोगों को याद होगा कि अगर मैं उनके पास भी खड़ी हूँ तो ऐसे पकड़ के मुझे गोदी में बिठाने की कोशिश करना। बहुत मतलब शो खत्म होने के बाद भी उन्होंने मुझे मैसेजेस किए। आप एकता मैम का शो कर रही थी, तो आपने कभी उन्हें बताने की कोशिश नहीं करी कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं करण कुंद्रा के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ या मैं डायरेक्टर के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ? उस टाइम पे मैंने एकता मैम को सब कुछ बताया कि जो भी प्रॉब्लम्स मैं अब तक फेस करती आ रही हूँ, तो एकता मैम ने ही दीपक चौहान को उस शो से निकाला था। एकता मैम ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। तो अभी आपको करण की साइड से, करण की टीम की साइड से कुछ ऐसे कोई मैसेज या कुछ आया कि आप में कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट कर रहे हो या क्यों ऐसी बातें हो रही हैं? हाँ, बिल्कुल बुरी तरह से मुझे ट्रोल किया जा रहा है, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लगे रहो। अच्छा, आपको कभी पंजाब इंडस्ट्री से अगर अब कॉल आता है तो आप काम करना पसंद करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि हमारी टेलीविजन इंडस्ट्री से ज़्यादा सिक्योर कुछ नहीं है। बालाजी टेलीफिल्म्स टीवी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इस पे काम करना हर किसी की चाहत होती है और करण कुंद्रा भी एक बहुत जाना पहचाना नाम है, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट हैं जो बालाजी में काम कर रही थी और करण कुंद्रा के साथ काम कर रही थी, लेकिन ये दोनों चीज़ों के साथ होने के बावजूद उन्होंने कुछ टाइम बहुत ज़्यादा मेंटल डिप्रेशन फेस किया है। कुछ करण की ऐसी बातें हैं जो वो दुनिया को बताना चाहती हैं और सच का आईना में आज हम उनको अपने सामने लेकर आए हैं ताकि वो बता सकें कि क्या उस समय करण ने उनके साथ ऐसा किया जो मेंटली टॉर्चर की वजह से उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा। तो आइए वेलकम करते हैं सानवी तलवार का। कैसे हैं सानवी आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। सानवी, इतना टाइम लग गया आपको एक खुलासे को करने में जो इस समय कंट्रोवर्सी बनी हुई है, क्या रीज़न था और क्या सब चीज़ें हुई है, आप ऑडियंस को बताइए। एक्चुअली जब हमने उस प्रोजेक्ट पे साथ में काम करना शुरू किया, मैंने और करण कुंद्रा ने, तो स्टार्टिंग में तो सब ठीक था कुछ दिनों तक, जब तक हमारी चैनल मीटिंग्स हो रही थी, जब तक प्रोमो शूट हो रहा था, तब तक सब ठीक था। तब तक हमारे इंटरव्यूज़ हो रहे थे मीडिया के साथ। और उसके बाद जब फाइनली हम सेट पे उतरे काम करने के लिए, तो मेरा थोड़ा ना नेचर बाकियों के कंपैरेटिवली मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि मैं डिस्टेंस मेंटेन रखने में बिलीव करती हूँ। क्योंकि अगर आप किसी को नहीं जानते तो आप पहले ही दिन से उनके मतलब गले नहीं पड़ सकते। अगर कोई ऐसा करता है तो वो उनका पर्सनल बिहेवियर है या उनकी अपनी मर्जी है, बट आई एम नॉट लाइक दैट। तो मेरा शुरू से ही ऐसा नेचर था और शायद मेरे इस नेचर की वजह से करण को, और उस टाइम पे शो में जो हमारे डायरेक्टर थे दीपक चौहान। सामने मैं यहाँ कहूँगी, आप करण का पूरा नाम लीजिए। करण बहुत है इंडस्ट्री के अंदर। करण कुंद्रा जी। और उस टाइम पे जो हमारा शो डायरेक्ट कर रहे थे उनका नाम है दीपक चौहान। कौन सा शो था? डायरेक्टर ये कहाँ आ गए हम, एकता कपूर का। हाँ, ये एन टीवी का शो था। ओके। एकता मैम का। तो इन दोनों को मेरा बिहेवियर अच्छा नहीं लगा। उनके अकॉर्डिंग के ये हमारे से बात नहीं करती, हमारे पास आके बैठती नहीं है, मतलब ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं है। तो इन लोग, तो मुझे उस वक्त ये सुनने में आया कि मेरे इस बिहेवियर की वजह से उन्होंने मेरी पीठ पीछे कास्टिंग करनी शुरू कर दी मेरे ही रोल के लिए। ओके। और बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे मेंटल टॉर्चर करना शुरू किया। मेरी एक्टिंग को लेके मुझे बहुत ज़्यादा पिन पॉइंट करना शुरू किया कि डायरेक्टर कम से कम मेरे नाना करते हर सीन में 10-15 रिटेक लेने लग गए मुझे तंग करने के लिए, कि मतलब जैसे मुझे किसी बात की कोई सज़ा मिल रही हो। और कारण मुझे ये सिखाने लग गए कि इस लाइन को इस तरह से मत बोल, तू ये गलती कर रही है, तू इसको ऐसे बोल। तो वहाँ पे इतने सारे जूनियर आर्टिस्ट होते थे, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जब आप सेट पे काम कर रहे होते हैं। तो इतने सारे लोगों के सामने जब मुझे हर रोज इतना ज्यादा परेशान किया गया, टॉर्चर किया गया, तो मेरा बहुत ज्यादा मतलब मैं मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने लग गई थी। उस स्ट्रेस के चलते मैं ऑलमोस्ट हर रोज, जब भी आपको टाइम मिलता है तो
आप सबके सामने कई बार नहीं रो पाते हैं, तो मैं हाँ। अपने वैनिटी में अकेले रोती थी। और उस टाइम पे जो शो में मेरी मॉम का रोल प्ले कर रही थी, वो कभी कभी मेरी वैनिटी में बैठते थे, मतलब वो मेरे साथ वैनिटी शेयर करते थे। मेरी सिचुएशन उस टाइम पे इतनी ऐसी थी कि मैं, कोई भी इंसान मुझे मिलता तो मैं उसके साथ अपना दुखड़ा रो देती, कि अगर कोई भी पूछ लेता कि मतलब क्या हो रहा है, क्यों परेशान है, तो मैंने अपनी जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी मैंने उनके साथ शेयर करनी शुरू कर दी। मुझे फिर बाद में जाके ये चीज़ पता चली कि वो सारी बातें मेरे डायरेक्टर तक कैसे पहुंच रही थी, क्योंकि मुझे ये पता चला कि उनके और मेरे डायरेक्टर के काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे, जिस वजह से वो हर बात जो भी मैं उनसे शेयर करती थी वो मेरे डायरेक्टर तक पहुंचाती थी, और दीपक जी मुझे उस चीज़ की सज़ा देते थे सबके सामने। मदर का रोल प्ले कर रही थी। जी बिल्कुल, जो मेरी मदर का रोल प्ले कर रही थी। तो ये सब मतलब जो भी इतना टॉर्चर कर रहे थे मुझे, ये सब होने की वजह से एक दिन हमारा जो पहला ऐसा सीन था जिसमें उन्होंने मुझे किस करना था और मैंने सीन में उनको थप्पड़ मारना था, लेकिन हुआ ये कि डायरेक्टर ने एक्शन नहीं कहा, दीपक जी ने एक्शन नहीं बोला, और करण कुंद्रा ने मुझे किस किया, इस वजह से मैंने उनको थप्पड़ मारा, क्योंकि बिना किसी की मर्जी के आप किसी को हाथ नहीं लगा सकते। तो जब ये हुआ तो उस टाइम पे उन्होंने इंस्टेंटली कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, वो वहाँ से चले गए, और कुछ देर के बाद वो वहाँ पे सेट पे वापस आते हैं और उन्होंने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा, बहुत ज़ोर से उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। मैं नीचे गिरी और मुझे उठाने वाला या संभालने वाला या उनके बारे में या उनके विरोध में कोई आके कुछ भी कहने वाला वहाँ एक भी ऐसा इंसान नहीं था जिसने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा गंदी गालियाँ दी, मेरे मॉम डैड को बहुत बुरा भला कहा, मेरी अपब्रिंगिंग पे क्वेश्चन उठाए, मतलब इतना ज्यादा गलत बोला उन्होंने कि कोई नहीं सुन सकता। तो ये करण का पहला ऐसा इंसिडेंट था या उससे पहले भी कभी उन्होंने कोशिश की? क्योंकि डायरेक्ट सीधा उन्होंने किस किया, उससे पहले भी कभी उन्होंने आपसे बात करने की या आपको इस तरीके से कुछ कहने की कोशिश की? मतलब हमारा शुरू से ही ऐसा वो था कि मैं उनके पास नहीं जाती थी, उनसे बात नहीं करती थी, लेकिन मुझे उनके हाव भाव से और हर चीज़ से ये बात क्लियरली समझ में आ गई थी कि वो मुझ में इंटरेस्टेड है। आप में इंटरेस्टेड है? बिल्कुल। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो शायद आप तब की बात कर रही हैं जब वो अनुषा के साथ डेटिंग कर रहे थे। हाँ, वो अनुषा दांडेकर को डेट कर रहे थे। Okay. राइट। तो हमारे बीच में कोई इंसान थे जिन्होंने जो करण को भी जानते थे और मुझे भी जानते थे, तो मैंने उनके थ्रू ये बात अनुषा दांडेकर तक पहुंचाई भी है कि ये सब चल रहा है, मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है, आप सेट पे आएं या फिर आप करण से बात करें, क्योंकि मैं बिल्कुल भी उनमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और उन्होंने सेट पे आना शुरू किया। मुझे नहीं पता कि वो बात उन तक कैसे कन्वे हुई है, क्योंकि जितने मुंह उतनी बातें, तो उस चीज़ को लेके मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन उनका सेट पे आना तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी बात सही तरीके से कन्वे हुई, तो मुझे बहुत कंफर्ट देता था। क्योंकि जब अनुषा सेट पे होती थी तो करण कुंद्रा का रवैया बहुत डिफरेंट होता था, तब वो डिस्टेंस मेंटेन रखते थे, ज़्यादा बात नहीं करते थे, अनुषा के ही साथ रहते थे। लेकिन जब वो सेट पे नहीं होती थी तो फिर वो आसपास उनका घूमना, उनका मतलब बेवजह, मतलब अभी भी लोगों को याद होगा कि अगर मैं उनके पास भी खड़ी हूँ तो ऐसे पकड़ के मुझे गोदी में बिठाने की कोशिश करना, मतलब उन्होंने बहुत इस तरह की हरकतें करी। और उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत, मतलब शो खत्म होने के बाद भी उन्होंने मुझे मैसेजेस किए, और मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से मैं श्योरली, मतलब आई एम एक्सट्रीमली श्योर अबाउट दिस, और मैं सच बोल रही हूँ कि वो मुझ में इंटरेस्टेड थे। क्योंकि कोई भी लड़की इतनी बड़ी बात ऐसे ही आके हवा में नहीं बोल सकती। मैं सच बोल रही हूँ और मैं सच बोल रही हूँ। नहीं तो वो सिर्फ आपके साथ ऐसे इन्वॉल्व होते थे या सेट पे बाकी किसी के साथ भी इन्वॉल्व हो जाते थे? क्योंकि जिसका जो नेचर होगा, मैं इसीलिए अभी आपसे ज़्यादा क्वेश्चंस कर रही हूँ, क्योंकि करण कुंद्रा तब भी एक नाम था और करण कुंद्रा आज शायद बहुत ज़्यादा बड़ा नाम हो चुका है। अगर उस समय वो अनुषा को डेट कर रहे थे तो आज वो तेजस्वी प्रकाश को डेट कर रहे हैं, तो इंसान के नेचर में बदलाव थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। देखिए, हम कोई ऋषि मुनि तो है नहीं कि हमने पाप करे और हम तपस्या करने चले गए कि हमारे पाप धुल जाएंगे, हम घोर कलयुग की तरफ जा रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि इंसान की जो पर्सनल बिहेवियर, उसकी जो पर्सनल फितरत होती है, वो कभी भी बदल सकती है। मतलब वो आज भी ऐसे नेचर के हैं? जो पहले ऐसे थे वो हो सकता है कि आज भी ऐसे हों, इसमें मतलब ये मेरी सोच है उनके बारे में। ओके, बिल्कुल। तो कभी आपने, जो आप इतनी प्रॉब्लम फेस कर रही थी, आप एकता मैम का शो कर रही थी, तो आपने कभी उन्हें बताने की कोशिश नहीं करी कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ,
मैं करण कुंद्रा के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ या मैं डायरेक्टर के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि बट ऑब्वियस है जब आप स्ट्रेस में होंगे तो आप वो एक्टिंग के स्किल्स नहीं दिखा पाएंगे। तो जब आप स्ट्रेस हैं तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं शो पे नहीं आता था कि क्या रीजन था वो? जब ये थप्पड़ वाला इंसिडेंट हुआ था तब मेरी एकता मैम से बात हुई थी और उस टाइम पे मैंने एकता मैम को सब कुछ बताया कि जो भी प्रॉब्लम्स मैं अब तक फेस करती आ रही हूँ। तो एकता मैम ने ही दीपक चौहान को उस शो से निकाला था और उसके बाद फिर उस शो पे एक और डायरेक्टर आए थे, रंजन कुमार सिंह। और उसी दौरान मतलब वो होने के बाद मतलब एकता मैम ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। मतलब शी वाज द वन हु वाज ऑलवेज देयर फॉर मी, क्योंकि आई थिंक इस इंडस्ट्री में लड़की ही लड़की की सबसे बड़ी दुश्मन है। मुझे नहीं लगता कि लड़कियां लड़कियों की कोई हेल्प करती हैं, क्योंकि आज तक मेरा ऐसा पर्सनल कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा और ना ही मैंने कभी किसी दूसरी लड़की को ये कहते सुना कि अरे यार वो फलाना वो लड़की ने मेरी मदद की। तो ऐसा मुझे लगता नहीं कि ऐसा होता है। और लेकिन फिर भी ऐसा ना होने के बावजूद एकता मैम एक ऐसी मतलब इंसान बनी मेरी ज़िंदगी में जिन्होंने मेरी इतनी हेल्प की, इतना उन्होंने मुझे उस चीज़ में मतलब कितने ज़्यादा मेंटल टॉर्चर से आप गुजर रहे होते हो और एज अ प्रोड्यूसर होने के नाते अगर वो चाहती तो उनका कोई मतलब नहीं था इस इंसिडेंट को लेके, फिर भी उन्होंने मेरा साथ दिया, मुझे सपोर्ट किया और मेरे साथ 1-to-1 कॉन्वर्सेशन हुई उनकी और उन्होंने सपोर्ट किया, इसीलिए उन्होंने डायरेक्टर चेंज किया। करण के नंबर ऑफ डेज कम हुए उस शो में और उसके बाद फिर जो दूसरे डायरेक्टर आए उस टाइम पे मेरा करण के साथ एक और सीन हुआ जो हम एक रोमांटिक सीन शूट कर रहे थे जो शावर में होना था और उस टाइम पे मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हुआ। आई फेल्ट समथिंग और मैंने उस सीन को कट करवाने की कोशिश की तो रंजन कुमार सिंह उन्होंने कट नहीं बोला। अच्छा, हाँ, उन्होंने कट नहीं। सो बेसिकली क्या होता है, फेवरिज्म बहुत ज़्यादा है इंडस्ट्री में। मैं चाहे पहले 2 शो कर चुकी थी मेन लीड में, लेकिन उसके बावजूद भी मैं न्यू कमर थी और करण उस टाइम पे जैसे कि आप बोलते हैं कि हाँ उनको लोग जानते थे, तो हर इंसान का सेट पे करण की तरफ झुकाव ज़्यादा था। मतलब मेरे बोलने का वहाँ पे कोई इतना वजन नहीं था किसी भी बात का। तो कैसे करके मैंने वो सीन कट करवाया और फिर उस चीज़ में भी एकता मैम ने मेरी हेल्प की और उनको भी शो से, रंजन जी को भी शो से निकाला गया। ओके। और उसके बाद इसी वजह से जब मुझे एकता मैम ने दूसरा शो दिया चंद्र नंदिनी, और जब मैंने चंद्र नंदिनी में शूट करना शुरू किया, रजत ओकस की ऑपोजिट थी, मैं उनकी वाइफ थी उसमें, तो उसी वजह से रंजन जी वहाँ शूट कर रहे थे और उन्होंने मना कर दिया था कि मैं इस एक्ट्रेस के साथ काम नहीं करूँगा। लेकिन फिर एकता मैम ने उन तक कोई बात पहुँचाई या कुछ मतलब कुछ भी हुआ मेरे सपोर्ट में, उनको मेरे साथ शूट करना पड़ा। ओके, मतलब हमेशा एकता मैम ने आपको सपोर्ट किया है। या शी वाज ऑलवेज देयर फॉर मी। यस। जब आपके पास उनका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था तो फिर आपने इतना समय क्यों लगाया इस बात को दुनिया के सामने लाने में? जब किसी इंसान के साथ इतना कुछ होता है, उस टाइम पे मैं इतनी ज़्यादा मेंटली डिप्रेस थी और इवन इसके अलावा मेरे नाना जी की उसी दौरान उसी शो में मेरे नानू की डेथ हुई थी। एक ये भी प्रॉब्लम हुई और उसके बाद मेरे पास एक डॉग होता था लैब्राडोर, उसकी भी डेथ हुई उसी दौरान। तो बहुत ही ज़्यादा मेंटल प्रेशर था मेरे ऊपर और मुझे ज़रूरी नहीं लगा कि उस वक्त मतलब मैं इस बारे में कोई बात करूँ, मैं उस हालत में ही नहीं थी। वो तो थैंकफुली कि मैंने कभी जिंदगी में उस चीज़ों की वजह से कोई गलत रास्ता एक्सेप्ट नहीं किया और मैंने उस टाइम पे चुप रहना और सही रास्ता चूज करना अपने लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझा। इसीलिए मैंने थोड़ा इंडस्ट्री से ब्रेक लिया और मैं बाहर चली गई पढ़ाई करने के लिए। तो अब जब मैं वापस आई और आई एम नॉट अ मीडिया पर्सन, मैं अभी तक ऐसा कभी मेरा हुआ नहीं कि मैंने मीडिया में आके सामने आके कोई बात की हो। ये बात मैंने मीडिया के साथ तब भी की थी, लेकिन उस बात के बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स बाहर निकले हैं जो कि मैक्सिमम गलत थे। और उसके मतलब ये पूरे जैसे लोग बोल रहे हैं कि 10-11 साल हो गए, अब इस बारे में बात क्यों हो रही है, पहले इस बारे में, क्योंकि इन 10-11 साल के दौरान मेरी कभी मीडिया के साथ कोई इंटरेक्शन रही ही नहीं है। 3-4 साल तो मैं वैसे भी इंडस्ट्री में नहीं थी, मैं स्टडी कर रही थी, फिर मेरी फैमिली बाहर अब्रॉड सेटल हुए हैं तो मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। उसके बाद जब 2023 में मैंने इंडस्ट्री में कम बैक किया है तब भी मेरा डायरेक्ट मीडिया के साथ कोई 1-to-1 सेशन नहीं रहा। मैं अपने शो के या वेब सीरीज़ के रिलेटेड उसी टाइम मतलब उस टाइम पे भी मैं अपने काम में बिजी हो गई और अब जाके जब मेरी वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई है और मैं मीडिया के सामने आई हूँ इतने टाइम के बाद 1-to-1 सेशंस के लिए, और जब ये क्वेश्चन उठा तो मुझे लगा कि अगर मुझसे पूछा जा रहा है तो मेरे तो मन में कोई चोर नहीं है, मैं क्यों इस बारे में बात ना करूँ। इसीलिए मैं अब इस बारे में बात कर रही हूँ।
लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि आज रियलिटी शोज बहुत खास हैं और अपना फेस वैल्यू दिखाने के लिए और अपना बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो बहुत से लोगों के मन में ये चल रहा है कि शायद ये आप कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही हैं, और क्रिएट करने का रीज़न है या तो बिग बॉस में जाना या लॉकअप में जाना। देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का तो काम है कहना। बिल्कुल। इतने सालों से लोग कह ही रहे थे ना। बिल्कुल। जहाँ तक बिग बॉस और लॉकअप के बारे में बात हो रही है, तो बिग बॉस मुझे वो सीजन ऑफर हुआ था जिसमें करण थे। ओके। हाँ जी। और उस टाइम पे मैंने वो सीजन नहीं लिया, और मतलब मेरी बिग बॉस मेकर से बातचीत भी हुई। उस टाइम पे मैं इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उस टाइम पे मैं अपनी फैमिली के साथ थी, मैं अपनी फैमिली को टाइम दे रही थी। और अगर मुझे बिग बॉस करना होता तो मैंने तब कर लिया होता ना। और उसके बाद मेरे पास उस टाइम पे एक और रियलिटी शो था जो बहुत फेमस, आई थिंक ये लॉकअप का दूसरा सीजन चल रहा है। आई थिंक लॉकअप के लिए भी मेरे को अप्रोच किया गया था, लेकिन जब मैं नहीं थी इंडस्ट्री में तो मैं नहीं थी। ओके। तो वो मेरा एक पर्सनल डिसीजन था कि मुझे उस टाइम पे वो चीज़ नहीं करनी है। और आज अगर मेरे सामने कोई रियलिटी शो आता है या ऐसा कुछ होता है, तो ये आज भी मेरा ही पर्सनल डिसीजन होगा कि मुझे वो करना है कि नहीं करना है। आज अगर मैं अपने सच के बारे में बात कर रही हूँ, या मैं इतने टाइम के बारे में इस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, तो इस चीज़ को इससे लिंकअप करना कि हाँ लोग इसीलिए बोलते हैं, इस टाइम पे बोलते हैं, तो मतलब मैं तो नहीं कहूँगी कि ये बात सच है। लेकिन बाकी आपकी जो सोच है, आपने सोचना है, सोचो। जी आयानु। एक और आपने बात कही थी कि करण और आप दोनों पंजाबी कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो आपने कहा था कि शायद उनकी ईगो हर्ट हो गई कि आपने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना लड़कों को बड़ा ईगो होता है, उनको ऐसा लगता है कि मैं जिस लड़की पे हाथ रखूंगा वो मेरी हो जाएगी। तो मतलब मैं उस तरह की इंसान हूँ कि मेरी मर्जी के बगैर आप मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। तो मेरी होना और तेरी होना तो बहुत दूर की बात है। तो हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे केस में उनका ईगो हर्ट हुआ कि मैंने उनको, मतलब मैं उनकी तरफ झुकी नहीं, या सीधी भाषा में बोले तो मैंने उनको भाव नहीं दिया। तो डेफिनेटली उनका ईगो हर्ट हुआ। उसके बाद भी उनके मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आते रहे हैं, उन्होंने काफ़ी फ्लर्टी मैसेजेस भी वगैरह भी भेजे हैं, और ये सब चीज़ें मैं पहले इंटरव्यूज़ में बोल चुकी हूँ। वो बात अलग है कि मैंने जो कुछ भी बोला है उसको इतना कट करके, मतलब ऐसा जो मसाला वाला है सिर्फ वही चीज़ दिखाई जा रही है, पूरी की पूरी बात बताई ही नहीं जा रही है। इसलिए लोगों को इतनी सारी गलतफहमियाँ हो गई हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर। तो अब आप हर जगह सच बता रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो सच सारा सामने आ रहा है, या अब भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बातें कट करके सामने आ रही हैं? नहीं, लोग अभी सच को सामने लेकर आ रहे हैं, बट वो ये कि 10-20% चीज़ें अभी भी हल्की फुल्की कट की जा रही हैं। क्या चीज़ है जो आप बताना चाहते हैं कि लोग सुने भी और वो कट भी ना हो? वही जो मैंने आपको अभी कहा कि ये सब चीज़ें हुई। जैसे मैंने कितना बोला कि इस चीज़ के बारे में कि मेरे उसने मॉम डैड को ये सब गाली गलौज किया, किसी ने मेरी, मतलब बहुत सारी जगहों पे ये बात तो सामने आई ही नहीं है। Okay. नहीं आई है। और उसके बाद अभी मैं बोल रही हूँ कि उन्होंने मेरे को मैसेजेस भेजे और ये सब था, तो ये सब चीज़ें भी नहीं कहीं बताई जा रही हैं। तो दैट्स द थिंग। तो अभी आपको करण की साइड से, करण की टीम की साइड से कुछ ऐसे कोई मैसेज या कुछ आया कि आपने कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट कर रहे हो, या क्यों ऐसी बातें हो रही हैं? हाँ, बिल्कुल बुरी तरह से मुझे ट्रोल किया जा रहा है, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लगे रहो। अभी आपको डर खत्म हो चुका है? मैं तो पहले भी किसी से नहीं डरती थी, मैं तो उस टाइम पे भी किसी से नहीं डरती थी। इस जस्ट कि जब किसी इंसान को इतना मेंटली तोड़ दिया जाए तो उसको थोड़ा सा लाइफ में संभलने में टाइम लगता है। लेकिन आप ये समझिए ना कि उस टाइम पे मेरे को सबसे पहली मेरी इंपॉर्टेंस क्या थी कि मुझे शो कंप्लीट करना है, मुझे अपने काम पे फोकस करना है, क्योंकि हमारा जो काम, हमारा जो कर्मा है, दैट इज एवरीथिंग। यस। या सानवी, जैसे आज अगर हम बात कर रहे हैं करण की, तो पहले चाहे करण का नाम अनुषा के साथ था, लेकिन आज करण का नाम तेजस्वी प्रकाश के साथ है। और तेजस्वी प्रकाश हर कोई जानता है कि इस समय एकता मैम के बहुत क्लोज हैं। अभी उन्होंने नागिन भी किया है और अभी भी प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, शायद मैं नहीं एग्जैक्ट बता सकती। तो आपको लगता है कि आपको लगता है कि आपके सपोर्ट में इस वक्त अगर आप कोई बात करण के अगेंस्ट कर रही हैं, तो जैसे एकता मैम ने तब आपको सपोर्ट किया था, आज भी वैसा ही सपोर्ट देंगी? हाँ, क्यों नहीं देंगी, डेफिनेटली 100% वो मुझे सपोर्ट देंगी।
हम एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं और मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब मेरा शुरू से ही एकता मैम के साथ था एक बहुत स्वीट बॉन्ड रहा है, मतलब मैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरा जब ये पहला इंटरव्यू हुआ और जब ये चीज़ पहली बार मीडिया में आई, उसके बाद मतलब अभी 2-3 दिन पहले ही मुझे इतना अच्छा लगा कि मैम ने मेरे पेज पे आके मेरा जो काम है, जो मेरा अभी वेब सीरीज़ खामोश आहट रिलीज़ हुई है, उसके प्रोमो को उन्होंने लाइक किया। तो वो मेरे लिए एक सबसे बड़ा साइन था कि मतलब वो मेरे को सपोर्ट कर रही हैं आज भी, मतलब इतने सालों के बाद भी वो आज भी आपको याद कर रही हैं और आपको सपोर्ट कर रही हैं, और हो सकता है आगे कोई आपको ऑफर भी आ जाए उनके साइड से। जी आया नु। चलो, ये तो करण की बात रही। अब आप अपनी वेब सीरीज का बताओ कि क्या है उसके अंदर, कब आ रही है? वेब सीरीज मेरी रिलीज हो चुकी है, इसी मंथ में वेब सीरीज रिलीज हुई है। सो ये वेब सीरीज पे हमने काम करना शुरू किया था जब मैं 2023 में इंडस्ट्री में वापस आई थी। तो जब मैं वापस आई थी तो उस टाइम पे अली बाबा में मेरी एंट्री हुई थी। अली बाबा उस टाइम पे बहुत सुर्खियों में था क्योंकि उस शो में एक इंसिडेंट, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था। तो उस शो के बाद फिर मुझे ये वेब सीरीज ऑफर हुई और इसमें मेरे ऑपोजिट है राकेश पापड़ जी। ओके। इसका पूरा का पूरा शूट दुबई में हुआ है। इसमें जो मेन लीड्स हैं जैसे कि मैं और राकेश जी, और भी काफ़ी प्राइमरी कास्ट है जो इंडिया से है। उसके बाद जो सेकेंडरी कास्ट है वो पाकिस्तान से है और बीच के जितने भी एक्टर्स हैं वो दुबई से लिए गए थे। तो इसीलिए इसको दुबई में शूट किया गया था। तो ये तो एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि आप एक तो इंटरनेशनल कंट्री, मतलब अलग जगह पे जाके आप अलग अलग कंट्रीज़ के एक्टर्स के साथ काम कर रहे हो, क्योंकि हर किसी का काम करने का अपना अपना तरीका है। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मतलब कितनी कमाल की बात थी कि हमारे डायरेक्टर पाकिस्तान से थे और डीओपी हमारे इंडिया से थे। ओके। तो मतलब उन लोगों का उस मतलब जात पात को लेके या फिर कंट्रीज को लेके इतना कुछ चलता रहता है दुनिया में, और उस सब चीज़ों को अगर हम नज़रअंदाज करें तो उस टाइम पे सेट का माहौल हमारा इतना खूबसूरत था कि हम सब साथ में मिलके काम कर रहे हैं। मतलब डायरेक्टर, डीओपी, हमारे एवरीवन वाज सो स्वीट, दे आर वेरी गुड पीपल अकॉर्डिंग टू मी। और इतने अच्छे माहौल में जब आप कोई काम करते हो तो वो तो फिर काम आपके लिए ऐसा होता है कि आप पूरी जिंदगी याद रखते हो। देखो, अगर अच्छा माहौल होता है तो भी याद रखा जाता है, बुरा होता है तो भी याद रखा जाता है। दोनों चीजें जहन में रहती हैं। सत्य वचन। तो अभी मतलब ऐसा माहौल आपको पहले कभी इस इंडस्ट्री में नहीं मिला या मिला? मिला, बिल्कुल मिला। मेरा ये कहाँ आ गए हम में ये एक, अगर हम चंक निकाल दें जिंदगी से तो शुरू से लेके अब तक मेरा इंडस्ट्री में, टेलीविजन इंडस्ट्री का सफ़र बहुत ही खूबसूरत रहा है। मेरे सारे को एक्टर्स के साथ बहुत ही अच्छा मतलब अच्छा टाइम स्पेंड किया मैंने। जैसे कि मैंने रजत टोकस के साथ काम किया। हम चाहे हस्बैंड वाइफ प्ले कर रहे थे ऑन स्क्रीन, बट ऑफ स्क्रीन मेरा बहन भाई जैसा रिश्ता था हम दोनों का। उसके बाद फिर रणवीर, ये क्या कहते हैं, करणवीर बोहरा जी, उनके साथ मैं कबूल है में थी। तो उनके साथ भी मेरा इतना अच्छा, मतलब ये कबूल है कि पूरी कास्ट इतनी ज़्यादा सपोर्टिव थी, क्योंकि उस टाइम पे वो मेरा दूसरा शो था और मैं नई आई थी इंडस्ट्री में। तो उन्होंने इतना अच्छा सपोर्टिव रहे, मतलब इतने प्रेम प्यार बहुत था उनके सेट पे। तो एक अलग ही दुनिया थी वो तो पूरी, कबूल है की। और फिर अभी राकेश पापड़ जी के साथ मैंने रिसेंटली काम किया। बहुत अच्छे इंसान है और मेरे अभी इस टाइम पे मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं वो। तो जब आप ये बहुत बुरा फेस फील कर रहे थे, तब आपने जो अपने अच्छे को एक्टर्स हैं उनके साथ ये डिस्कस नहीं किया कि मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, मुझे मीडिया में बतानी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए, या क्या करना चाहिए? शायद अगर आप गैप नहीं लेती, आपको उस टाइम सपोर्ट मिला होता तो आज आप कंटिन्यू काम कर रहे होते। मेरे इंडस्ट्री में ना शुरू से ही कभी भी ज़्यादा दोस्त नहीं रहे हैं। क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, और आई थिंक ये कई हद तक सच है, कि यहाँ पे आपका कोई मित्र नहीं है। यहाँ पे सब आपकी टांग खींचने के लिए बैठे हैं और यही एक अंतिम सत्य है। तो उस टाइम पे मुझे जो लगता था कि जो लोग मेरे अपने हैं, उन्होंने ना तो उस टाइम पे मुझे सपोर्ट किया और ना ही आज कोई भी आगे आके मुझे सपोर्ट कर रहा है। तो मैं तो वैसे भी इसी वजह से किसी से कोई उम्मीद ही नहीं रख रही। नहीं, अब इतने टाइम बाद आपने कम बैक किया है, तो जिनके साथ काम किया है उनका कोई आपको कॉल नहीं आया? नहीं, मुझे किसी का कोई सपोर्ट नहीं है और किसी ने कोई फ़ोन नहीं किया, कोई ऐसी मेरी किसी से बातचीत नहीं हुई है।
कि अब आपने इतने टाइम बाद कम बैक किया है, या आप ये दोबारा कंट्रोवर्सी उठा रहे हो, आपको उठानी चाहिए या नहीं उठानी चाहिए, कोई सजेशंस, किसी ने कोई कुछ नहीं कहा? किसी ने कुछ बात करने की, मतलब सब तमाशा देख रहे हैं? सब तमाशा देख रहे हैं। तो इस तमाशे के बीच में मुझे एक चीज, इसीलिए मुझे ये बात अच्छी लगी ना कि एकता मैम ने आके ये मतलब मेरा वो लाइक किया काम, तो मतलब डेफिनेटली उन्होंने देखा ही होगा कि क्या हो रहा है। उसके अगर वो सबके जैसी होती तो फिर वो अलग नहीं होती। आज इस इंडस्ट्री के अंदर, टीवी इंडस्ट्री के अंदर बालाजी का नाम एक अलग है, क्योंकि उनको चलाने वाले अलग हैं। बिल्कुल। तो वो उनके अंदर कुछ तो एक ऐसा एक्स फैक्टर है ना जो वो सबसे अलग है। 1000%। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपने जो इतना टाइम गैप लिया, आपने कहा मैं स्टडी कर रही थी। बिल्कुल। आप किस प्रोफेशन की स्टडी कर रही थी? मैं थिएटर कर रही थी और ऑलमोस्ट मतलब इतने 7-8 साल कंटिन्यू काम करने के बाद इंडस्ट्री छोड़ के कहीं वापस मतलब पढ़ाई करने जाना, ये कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए या फिर ये रॉन्ग डिसीजन था, मतलब इस तरह की भी काफ़ी बातें मुझे सुनने को मिली हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक आर्टिस्ट को ना, आप कितना ही काम कर चुके हो या कुछ भी हो, थिएटर करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। स्किल्स, हाँ स्किल्स, मतलब हमारी एक ऐसी फील्ड है कि हमको हर रोज ही कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए को मिलता है। बिल्कुल। तो मैंने एक्चुअली लॉस एंजलिस से मैंने स्टेला एडलर, एक बहुत पुरानी ऑलमोस्ट 77-78 ईयर ओल्ड अकेडमी है, वो थिएटर अकेडमी है, तो मैंने वहाँ से थिएटर की पढ़ाई करी है। ओके। हाँ जी। तो आप इतना टाइम वहाँ रही हैं? हाँ मतलब मैं इंडिया ही छोड़ दिया था? हाँ मतलब एक टाइम के लिए तो मैंने इंडिया छोड़ दिया था क्योंकि मैं पढ़ना चाहती थी, और उसके बाद जब मैं वापस आई हूँ तो मेरे जो भाई हैं वो बाहर सेटल हो रहे थे अब्रॉड में, तो फिर मैंने काफ़ी टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड किया, क्योंकि मैं उस टाइम पे कम बैक नहीं करना चाहती थी, मैं रेडी नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था कि फैमिली को टाइम देना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब मैं 7-8 साल इतना काम कर रही थी तब मैंने अपनी फैमिली को बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया। आप मानिए, मैं अपने खुद सगे भाई की शादी में सुबह जाके रात को वापस आई हूँ, मेहमान की तरह ऐसा हुआ है, क्योंकि टीवी में आपको ना नहीं टाइम मिलता। आज आप काम कर रहे हैं, कल टेलीकास्ट हो रहा है, तो गलती की तो किसी की भी नहीं है इसमें। तो इस वजह से मैंने उस टाइम पे मैंने कम बैक नहीं किया। फिर 2023 में जब मुझे लगा कि ओके नाउ आई एम फ्री, नाउ आई थिंक आई शुड गो बैक टू इंडस्ट्री, तो 2023 में मैं वापस आई, और लकीली आते ही मुझे अली बाबा मिला, और फिर मैंने ये वेब सीरीज़ की, और पिछले ही साल मैंने एक वर्टिकल किया है, उसमें मैं इकबाल खान के ऑपोजिट थी। इकबाल खान भी बहुत पुराने आर्टिस्ट हैं, और उनके साथ भी काम करने का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। सर ने कितने टाइम का गैप लिया आपने टोटल इंडस्ट्री में? मैंने गैप लिया होगा 3-4 साल का। 3-4 साल का, That's it. अच्छा, अब आपने जो वापस कम बैक किया, 3-4 साल पहले में और अब में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? मैंने 2020 में इंडस्ट्री छोड़ी है, और तब से लेके अब तक पूरी दुनिया ही बदल गई है। आप ये समझे कि पहले कोरोना वायरस से पहले मीडिया और ये जो बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम और ये सब सोशल मीडिया साइट्स हैं, ये इतनी प्रचलन में नहीं थी। और अब ऐसा हो गया है कि अब हम सांस भी ले रहे हैं तो हम इन्हीं साइट्स पे ले रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा गजब का अंतर आया है। क्योंकि कोविड जब आया ना, तब सब लोग फ्री थे, तो सोशल मीडिया ने ही सबको एक दूसरे से कनेक्ट करके रखा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो अभी जैसे यूजुअली हम लोग देखते हैं कि किसी को भी अगर हमने जज करना है तो हम उसके सोशल मीडिया अकाउंट से जज करते हैं कि हाँ ये इसके पास काम है, मतलब इतने फॉलोअर्स हैं तो इट मीन्स कुछ है इसके अंदर, चाहे वो फॉलोअर्स फेक हो। हाँ मोस्टली तो यही हो रहा है। तो आपको मतलब इतना इजी लगता है कि सोशल मीडिया के, या लगता है कि नहीं एक्टिंग के अंदर दम होना चाहिए, सोशल मीडिया इतना फर्क नहीं पड़ता? मैंने सोशल मीडिया को तो देखा जाए तो पहले भी कभी कोई खास इम्पोर्टेंस नहीं दी है, आज भी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि अगर आप मेरे पोस्ट करने का जो पैटर्न है वो मैं 2-3 महीने नहीं करती पोस्ट, तो मैं पोस्ट ही नहीं करती। फिर मैं करती हूँ तो फिर मैं एक महीना 2 महीने पोस्ट करती हूँ, मैं फिर सोशल मीडिया से गायब हो जाती हूँ। तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ सोशल मीडिया के कंपैरेटिवली। लेकिन एक चीज़ है जो मुझे अच्छी नहीं लगती, जैसे कि हम इतने पुराने आर्टिस्ट हैं, हम इतने टाइम से काम कर रहे हैं, और आज हमको आज के जो नए लोग आए हैं मार्केट में, चलो मेहनती हर इंसान है, तो बस प्रॉब्लम ये है कि वो आए हैं, आप सोशल मीडिया के नंबर्स देख के आप कास्टिंग कर रहे हो, एंड दैट इज़ वेरी रॉन्ग।
क्योंकि एक्सपीरियंस नाम की भी कोई चीज़ होती है। कोई अगर 15 साल से इंडस्ट्री में बैठा है और कोई अगर 1 साल में आया है और आप 1 साल वाले को तवज्जो ज़्यादा दे रहे हो, क्यों? क्योंकि उनके इतने फॉलोअर्स हैं और ये मतलब मैं इस चीज़ को बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करती। मैंने इसलिए पूछा ना क्योंकि आज सोशल मीडिया, अगर आज आपके अंदर क्या चीज़ है, क्या क्वालिटीज़ हैं, वो आपका अकाउंट बताएगा। बिल्कुल, वो आपको नहीं बताना, आपके अकाउंट ने बताना है। बिल्कुल। और यूजुअली आज देखा जाता है कि हर कोई सुबह उठते ही अपने पिक्चर्स डालना, अपलोड करना शुरू कर देता है, चाहे वो ब्रेकफास्ट कर रहे हो, चाहे वो गाड़ी में बैठ रहे हो, चाहे वो जिम जा रहे हो, मतलब हर एक्टिविटी को आप दुनिया को दिखा के चलते हो कि अब हम ये कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं। और यूजुअली देखते भी हैं हम लोग कि हर किसी को पैप्स भी कवर करते हैं। राइट। तो अब आपने दोबारा कम बैक किया है। कुछ चीज़ें सानवी ऐसी होती है कि हम चॉइस में हमारी हो या नहीं हो, स्टिल हम फिर भी हमें ज़रूरी होता है, करना पड़ता है। तो अब आप क्या चाहते हो, क्या चाह रहे हो कि आप जिस फॉर्मेट में टाइम चल रहा है उसी के अकॉर्डिंगली चलोगे, या जो आपका पहले नेचर था कि नहीं मैं डिस्टेंस बना के चलूंगी, मैं किसी से मिक्सअप नहीं होंगी, किसी से ज्यादा नहीं बात करूंगी, क्या वैसे ही चलेगा या अब चेंजेस आएंगी? नहीं, ये तो बात सच है कि इंसान को वक्त के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो वही एग्जैक्टली जैसे मैंने कहा, इंसान का बेसिक बिहेवियर कभी बदल नहीं सकता। तो जैसे अभी अगर मैं कहीं पे भी अभी भी काम करती हूँ, जैसे अभी रिसेंटली ये वेब सीरीज तो हमने पहले शूट की थी, अभी हम कश्मीर गए थे, ये इकबाल जी हम सब शूट करने के लिए। तो वहाँ पे भी मेरा जो स्टार्टिंग का जो नेचर है वो तो वैसा ही है कि मैं वहाँ पे भी किसी से मैंने सामने से बात नहीं की, मतलब मैंने ज़्यादा इंटरेक्ट करने की कोशिश नहीं की। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई लोग मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो मैं ऐसा बैठी हूँ कि नहीं भैया नहीं बात करनी, मैं इंटरेक्ट करती हूँ। तो उस चीज़ में तो मैं अपने आप को नहीं बदल सकती। लेकिन हाँ, अब जैसे सोशल मीडिया आजकल इतना हो गया है कि हर एक चीज़ दिखनी चाहिए, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, ऐसा बोलते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के अगर मुझे लगता है कि मुझे थोड़े से चेंजेस करने चाहिए अपनी लाइफ में, तो उसको करने में तो मुझे लगता नहीं कि कोई हर्ज है। तो क्या चेंजेस? अब आप भी इस तरीके से पिक्चर्स अपलोड करेंगी? पिक्चर्स फिलहाल तो मैं अपलोड कर ही रही हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं बाहर ही थी, फिर से 1 मंथ के लिए मैं मतलब अब्रॉड ही थी। तो अभी वहाँ पे इतनी सारी पिक्चर्स क्लिक करवाई हैं, तो डेफिनेटली मैं पोस्ट तो करूँगी ही। लेकिन फिर भी शायद मुझे पता नहीं है कि मैं उतना फ्रीक्वेंट पोस्ट कर पाऊँगी कि नहीं करूँगी। वो अभी धीरे धीरे मुझे समझ में आएगा कि मुझे अपने आप को अगर बदलना है तो कैसे थोड़ा बदलना है। हाँ जी। अच्छा, वहाँ जैसे आपने थिएटर सीखा, आपने कहा मैंने इतना टाइम थिएटर की है, वहाँ का सीखा हुआ थिएटर यहाँ कितना काम आ रहा है? काम आ रहा है यहाँ पे। आई थिंक अगर आप थिएटर आप दुनिया में कहीं पे भी करें, अच्छे जगह से अगर आप थिएटर करते हैं, इंडिया में भी हमारे बहुत नामचीन बड़ी बड़े जगहें हैं जहाँ से आप थिएटर की पढ़ाई कर सकते हैं। तो कोई भी कहीं से भी ली हुई शिक्षा व्यर्थ नहीं जाती, और कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब थोड़े बहुत अंतर होते हैं, वो तो हर जगह पे है। वो तो यहाँ पे भी आप अगर एक जगह के जगह दूसरी जगह कोई ज्वाइन करेंगे तो आपको डिफरेंस मिल ही जाएंगे। बट ये है कि थिएटर मतलब जो मेन कोर है थिएटर का, हमारा थिएटर ना इमेजिनेशंस पे काम करता है। जब हम टीवी या कुछ भी ऐसा कर रहे होते हैं तो उसमें सब चीज़ें हमको थाली में परोस के मिल रही हैं कि ये चाचा ताया मामा सब सामने खड़े हैं, ये स्क्रिप्ट है आपके हाथ में, आपने पढ़नी है और ये हो गया आपका। थिएटर में क्या होता है, आपके सामने जब आप स्टेज पे प्ले कर रहे होते हो, लाइव प्ले चल रहा होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि कोई होता नहीं है और हमको इमेजिन करके अपने साथ दुनिया को ये चीज़ दिखानी होती है कि हम क्या इमेजिन कर रहे हैं। तो लोग हमारे साथ वो चीज़ इमेजिन करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत बड़ी चुनौती हैं थिएटर में सीखना। और ये अगर आप ये चीज़ों की पढ़ाई अगर आपने की है तो इस चीज़ का आपकी एक्टिंग पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो ये आपके अकॉर्डिंग हर आर्टिस्ट को थिएटर करना ज़रूरी है, या मेरे हिसाब से हाँ जी, पढ़ाई करनी चाहिए बिल्कुल इस चीज़ की। अच्छा सानवी, आप गुरु की नगरी अमृतसर से बिलोंग करती हैं। हाँ जी। और अगर हम अपने इस इंडस्ट्री में देखें तो बहुत से नामचीन चेहरे हैं जो अमृतसर से बिलोंग करते हैं। जी जी। तो जैसे भारती ने अपना बहुत नाम बना लिया, कपिल शर्मा ने नाम बना लिया, और भी बहुत सारे लोग हैं। आप अपने आप को कहाँ स्टैंड करती हैं और कितना समय आप सोचती हैं कि मुझे अपने जो मेरी दिल की इच्छा है कि जहाँ मैं पहुँचना चाहती हूँ, क्योंकि हर इंसान का गोल होता है कि मुझे इस गोल तक यहाँ तक पहुँचना है। आपका इस इंडस्ट्री में आने के बाद क्या गोल है कि मुझे अपने आप को इतने समय में यहाँ तक पहुँचाना है? मेरे हिसाब से इंडस्ट्री में रहने के लिए अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो है किस्मत।
बिना किस्मत के आप यहाँ नहीं टिक सकते। कोई मायने नहीं रखती ये बात कि आपके कितने बड़े जैक हैं, आपके कौन गॉडफादर बैठे हैं, क्या लिंक है, किसको जानते हो किसको नहीं जानते। अगर आपके पास किस्मत नहीं है ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब इसका मतलब आप एस्ट्रोलॉजी में भी बिलीव करती हैं? मैं, हाँ जी। क्योंकि किस्मत का वर्ड वही यूज करेगा जो इस विद्या को मानेगा कि हाँ ज्योतिष विद्या भी है और इसके हिसाब से हम चल सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लगा सुन के। हाँ, कि आप एस्ट्रोलॉजी बिलीव करती है। मानती हूँ मैं इस चीज़ में। और जहाँ तक मेरे करियर की बात है तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री में आते ही मैंने बैक टू बैक बहुत काम किया है। 2012-13 में मैं इंडस्ट्री में आई हूँ और 2019 तक मैं बस काम कर रही थी, कुछ तो नहीं पता था। कोई गॉडफादर था या फैमिली बैकग्राउंड था? नहीं, मेरी पूरे के पूरे खानदान में इस इंडस्ट्री में कोई किसी को नहीं जानता। अच्छा। मैं किस्मत से इस इंडस्ट्री में आई हूँ। तो हुआ ये कि पंजाब में मिस्टर एंड मिस पंजाब के ऑडिशंस चल रहे थे। ओके। तो मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है शुरू से ही, और उन्होंने मुझे बोला कि आप ये ऑडिशन लगता है कि आपको देने चाहिए, आपको जाना चाहिए, क्योंकि स्कूल में भी मैं बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करती थी। मुझे लिखने का बहुत शौक़ था बचपन में, और मुझे गाना गाने का मतलब सिंगिंग का बहुत शौक़ था। तो मैंने पार्टिसिपेट किया और मैं लकीली सिलेक्ट हो गई। Okay. और उसके बाद मैंने कुछ पंजाबी वीडियोस की हैं, और उस टाइम पे मैंने जिन लोगों के साथ पंजाबी वीडियोस की हैं आज उनके बहुत बड़े, वो एक बहुत नामचीन जगह पे पहुंच चुके हैं सब लोग। उसके बाद मैंने उस टाइम पे 9X स्टेशन एक चैनल आता होता था पंजाब का, अभी तो मुझे नहीं पता इफ इट्स देयर और नॉट। तो उस पे मैंने एक प्रोमो शूट किया था, और उस प्रोमो शूट को देखने के बाद मुझे यशराज फिल्म से फ़ोन आया। यशराज की फिल्म थी मेरे डैड की मारुति, उसमें मुझे साकिब की सिस्टर के रोल के लिए सिलेक्ट किया गया था। तो उस वजह से मैं पहली बार इस माया नगरी में आई। और जब मैं आई तो मेरी फैमिली ने मुझे बोला कि अभी आप आसपास जो भी आपको लगता है, जो भी पता करके आप ऑडिशंस दो, अगर आप वहाँ गए हो तो। मैं 6-7 दिन का मेरा मतलब था कि आप मुझे बुलाया गया था। लेकिन हुआ ये कि जब मैं सेट पे गई उस टाइम पे, उसमें उस फिल्म में राम कपूर जी भी थे। तो सबसे मिलना हुआ मेरा, राम कपूर जी थे और साकिब जी, तो सबसे मिलना जुलना हुआ। और उस टाइम पे मुझे ये समझ में आया कि मुझे जिस रोल के लिए कास्ट किया गया है उस रोल का उतना मायना नहीं है जितना बताया गया है। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता है कि छोटा काम कर लो, क्वालिटी मैटर्स द मोस्ट देन क्वांटिटी। तो मैंने उस प्रोजेक्ट से अपने आप को हटा दिया, और अग्रीमेंट मेरे पास आज तक है एक याद के रूप में। तो मैंने वो प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया। और तो लेकिन आपको ये नहीं लगा कि यश राज बैनर का है तो मुझे हटना चाहिए, नहीं हटना चाहिए? नहीं, मैंने जैसे कि आपको बताया कि मेरे मतलब मैं इस तरह का कुछ सोचती नहीं हूँ, ना मैं किसी से डरती हूँ, ना मुझे कोई पता होता है कि कुछ क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा। मैं थोड़ा सा ऐसा नेचर है कि देखा जाएगा जो होएगा, कोई मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि कितना ही बुरा कर लेगी दुनिया, कितना ही बुरा हो जाएगा। तो उस टाइम पे मैंने फिर जो भी टीवी के प्रोडक्शन हाउस वगैरह थे, तो मैंने वहाँ ऑडिशन दिया और मैं वापस गई, और मुझे दूसरे दिन फ़ोन आ गया कि आप आ जाएं, आप सिलेक्ट हुए हैं। और बस तब से शिफ्ट होके फिर 2019 तक बैक टू बैक आई वाज वर्किंग। तो इसको तो किस्मत ही कहेंगे। और इतने सारे मतलब मैंने बैक टू बैक मेन लीड शोज़ किए। और फिर अगर आप मतलब कुछ लोगों का ये कहना है कि ऐसे पीक पे जाके, और आप उस टाइम पे इतने फेमस थे, आपने एकदम से इंडस्ट्री छोड़ दी। तो मुझे इसमें भी कोई हर्ज नहीं नजर आता, क्योंकि अगर मेरी किस्मत में चमकना लिखा है तो वो तो लिखा ही है, और उसको कोई नहीं रोक सकता, चाहे कोई कुछ भी कर ले। तो उस टाइम पे मैंने पढ़ना ज़रूरी समझा, मैंने फैमिली को टाइम देना ज़रूरी समझा, तो वो उस टाइम पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उसके बाद फिर 2023 में मैंने फिर कम बैक किया, आके मैंने फिर अच्छा काम किया, जो कि वो भी किस्मत से मिला। ऐसे होता है कि आप 3-4 साल के बाद आप आए हो और आते ही आपको काम मिल जाए। देखो, ये नगरी ना माया नगरी है, और जिसको ये संभाल लेती है ना, फिर उसको जाने नहीं देती। तो आपको इस नगरी ने अगर संभाला है तो फिर आपको जाने नहीं दे रही ना ये। तो वो आप गए कुछ टाइम के लिए अपने आप को और ग्रूम करने के लिए, तो वापस इस नगरी ने बुला लिया। बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात है ये। हाँ जी, मतलब मैं अगर 100% मैं जहाँ तक पहुँचना चाहती हूँ, जो भी मेरे लाइफ में गोल्स है, और मैं बहुत जल्दी पहुँचूंगी, क्योंकि गोल्स होने हर इंसान के पास बहुत जरूरी है। अच्छा, आपको कभी पंजाब इंडस्ट्री से अगर अब कॉल आता है तो आप काम करना पसंद करेंगी?
करना पसंद करूंगी, क्यों नहीं करना पसंद करूंगी। बट अगर देखा जाए तो मैंने थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि हमारी टेलीविजन इंडस्ट्री से ज़्यादा सिक्योर कुछ नहीं है लड़कियों के लिए एनवायरनमेंट। अगर आप काम करने के बारे में बात करें, मतलब मैं एक टाइम पे ऐसा, मतलब अभी भी ऐसा सोचती हूँ कि कल को अगर मेरी बेटी होगी तो मैं उसको टीवी में तो काम करने दूंगी। ओके कि हाँ भाई तुम टीवी में काम कर लो, कोई टेंशन नहीं है। और अभी कोरोना वायरस में एक बहुत खूबसूरत चीज़ हुई, अभी क्या हुआ है कि अभी OTT के जो माध्यम आया है उसमें हम टीवी के ही लोग मैक्सिमम एंटर कर रहे हैं, तो हमारे लिए OTT प्लेटफॉर्म भी बहुत सेफ हो गया है। बिल्कुल, OTT में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी फिल्म्स में पंजाब इंडस्ट्री है, साउथ है, यहाँ हमारा ये बहुत सारी चीज़ें सुनने में आती हैं। खैर मेरे साथ तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई साफ चीज़, कुछ अच्छा प्रस्ताव अगर आएगा तो क्यों नहीं। क्योंकि म्यूजिक एल्बम्स हैं बहुत सारे, अब देखा जाए तो नीरू बाजवा है या सरगुन मेहता है, ये सब एक अच्छा नाम कमा चुकी हैं और अच्छा नाम है इनका। अब ये वापस कुछ कोई पहले उधर जाता है बॉलीवुड में, कोई बाद में जाता है, लेकिन ये है अब शहनाज गिल भी है, वो भी काम कर रही है। तो इसलिए मैंने पूछा कि अगर आपको भी मौका मिले तो आप जाना पसंद करेंगी? हाँ, अगर मुझे कोई अच्छा ऑफर आता है तो मैं जरूर एक्सेप्ट करूंगी, क्यों नहीं करूंगी। एक और आपसे क्वेश्चन, इन केस अगर आपको कोई रोल आता है, मिलता है हमारी इस इंडस्ट्री में, और आपके अपोजिट अगर करण कुंद्रा होते हैं, तब आप काम करेंगी? इस बारे में फिलहाल तो अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था। अगर सोचा ही नहीं तो फिलहाल मैं जवाब दे ही नहीं सकती इस बात का। नहीं, फिर भी देखो दुनिया गोल है, और जिस चीज से हम भागते हैं ना वो हमारे सामने जरूर आती है। हाँ, इसमें तो देखो मैं डरती तो हूँ नहीं किसी से। मैंने उनके साथ उस टाइम पे भी काम किया जब इतना कुछ हो गया था, जब इतना ज़्यादा मतलब मेरे को टॉर्चर किया गया और इतनी सारी प्रॉब्लम्स में निकल रही थी, तो भी मैंने लास्ट तक उनके साथ काम किया। तो अगर ऐसा लाइफ में कुछ होता है तो मैं पहले भी अपनी सीमा में थी, मैं आज भी अपनी सीमा में हूँ, और मैं तब भी अपनी सीमा में रह के उनके साथ काम करूँगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, और भगवान चाहे कि आपकी जो इच्छाएं हैं, सक्सेस है, वो आपको मिले, और आपका जो ये सच है ये लोगों को तक सामने जो जा रहा है, लोग समझे कि आप किसी रियलिटी शो के लिए कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट कर रही, आप अपना सच सामने रख रही हैं। और सच का आईना में हम बुलाते भी उन्हीं गेस्ट को हैं जिनमें सच रखने की ताकत होती है। तो बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और अच्छा लगा कि शायद लोग आपकी इस बात को समझेंगे और सोचेंगे कि हाँ, हमें क्या रिएक्शन देना चाहिए। हमेशा हर चीज़ गलत नहीं होती। सही बात है। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।